फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। दुनिया सोच रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान को कब्जा करने में अभी कितना वक्त लगेगा, लेकिन तालिबानी उससे भी आगे सोच रहे हैं। वो पूरा मंत्रिमंडल तैयार करके बैठे हैं और आज हम तालिबान के मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। इसे देखकर खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि काबुल से आतंकी कितनी दूर हैं। सोचिए जरा, यह महज इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ पड़ोसी देश अस्थिर हो रहा है तो दूसरी तरफ भारत पर आतंकी खतरा बढ़ गया है। खुफिया इनपुट है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर खाकी वर्दी में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। आज दिल्ली की तैयारी से लेकर घाटी में आतंकियों की बौखलाहट तक का विश्लेषण करेंगे और फिर बात करेंगे राहुल गांधी के ट्विटर पर हल्ला बोल की। यह बात सच है कि सोशल मीडिया को लेकर विपक्ष जो बोल रहा है वो वाकई फिक्र की बात है, लेकिन एक रेप विक्टिम की पहचान उजागर करके राहुल गांधी जी गलती भी कर रहे हैं। इसको लेकर सभी दलीलों का आज पोस्टमार्टम करेंगे। आज जब चारों ओर कोरोना से बेफिक्री दिख रही है, तब हम आपको सचेत करने के लिए बैंगलोर से एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 दिन के अंदर 500 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यह संक्रमण बता रहा है कि अब बच्चों पर ज्यादा खतरा है और संभल जाने की आवश्यकता है। बुलेटिन की शुरुआत अफगानिस्तान में फंसे सैकड़ों भारतीयों की फिक्र से। तालिबानी आतंकी जैसे जैसे काबुल के करीब आ रहे हैं, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान के हालात तेजी से बदल रहे हैं। काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर तालिबान पहुंच चुका है और 19 से ज्यादा प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर चुका है। लिहाजा दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों को लेकर अलर्ट हो गई हैं और भारत भी अपने नागरिकों को लेकर अलर्ट है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। काबुल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने को कहा है। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे भारत लौटने के लिए तत्काल यात्रा की व्यवस्था करें। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कंपनियों को भी भारतीय कर्मचारियों को तुरंत वापस भेजने की सलाह दी गई है। तालिबान के कब्जे वाले इलाके से 3 भारतीय इंजीनियरों को बचाया गया है। ये इंजीनियर एक डैम प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे थे, जहां से इन्हें एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर अपना स्टैंड साफ कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान में तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। भारत अफगानिस्तान की सभी शांति पहल का समर्थन करता है। हिंदुस्तान तालिबान के साथ चर्चा को लेकर सभी देशों के संपर्क में है। यही वजह है कि भारत काबुल में अपना दूतावास बंद नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा बढ़ी है, कई प्रांतों और शहरों में आम लोगों के लिए हवाई यात्रा और सेवाएं बंद हो रही हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। अमेरिकी काबुल में दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए 3000 कमांडो भेज रहा है। ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 600 पैराट्रूपर कमांडो की टीम भेज रहा है। कनाडा भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्पेशल ऑपरेशन कमांडो टीम भेज रहा है। ये संकेत है जिसे समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान में पूर्ण तालिबान राज की आहट जोर से सुनाई देने लगी है। अशरफ गनी की सरकार ने सरेंडर के संकेत दिए हैं। खबर है कि वो कभी भी इस्तीफा दे सकते। इन सब के बीच तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ रहा है। तालिबान ने 34 में से 19 प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर लिया है और कब्जे की इस लड़ाई में कितना कत्लेआम हो रहा है इस रिपोर्ट में देखें। गरजती मिसाइल, तबाही बरपाते रॉकेट, बेहिसाब कत्लेआम, तस्वीरें ऐसी कि दीवारें तक छलनी हैं। घर, मकान, आशियाने बारूदी धमाकों से खंडहर हो गए। अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लोगों की जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो गई है।
माना जा रहा है कि चंद दिनों में काबुल की सत्ता पर तालिबान काबिज होने वाला है। काबुल के पतन का काउंटडाउन हर घंटे तेज होता जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले ये समझिए। अफगानिस्तान के 19 बड़े शहरों और प्रांतों की राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये शहर हैं बदख्शां, बगलान, गजनी, कंधार, हेलमंद, निमरूज, फराह, हेरात, घोरन, बड़गिस, सरेपुल, जौजान, समनगन, कुंदूज, तखर, जाबुल, उरूजगान, लोगार और गर्देज। कांधार, कुंदूज, लश्करगाह के साथ ही हेरात और गजनी का भी तालिबान के कब्जे में जाना अफगानी फौज और गनी सरकार के लिए सब कुछ लुट जाने जैसा है। अब सिर्फ बड़े शहरों में राजधानी काबुल ही तालिबान से बची हुई है। मतलब काबुल से तालिबान की दूरी सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे की है। काबुल के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे आक्रमणकारी तालिबान का पड़ाव है ये शहर, जो तालिबानियों की मुट्ठी में आ चुका है। ये पिछले 24 घंटे में तालिबान के कब्जे में आए सबसे नए सूबे में से एक है, जहां सेना सरेंडर कर चुकी है। गवर्नर हाउस पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। पुलिस हेडक्वार्टर अब आतंकियों के अधीन है। सड़क पर कतारों में खड़ी सेना की गाड़ियां, गलियों में बिखरे पड़े बूथ, आर्मी की वर्दी और हथियार के बीच खड़े तालिबान के बंदूकधारी दहशतगर्द। ये गजनी में सेना के जवानों का तालिबान के सामने सरेंडर का प्रमाण है। बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों के डर से जवान भाग गए और फिर तालिबानी गजनी के गवर्नर की देहरी पर जाकर बैठ गए। बंदूकें लहराई, आसमानी फायरिंग की, गजनी के गवर्नर हाउस पर गोले दागे। गवर्नर ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद तालिबानी आतंकियों ने गवर्नर को निकलने का रास्ता दे दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अफगानी फौज ने गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हफ्ते भर में तालिबान कितना ताकतवर हो चुका है। हालात ये हैं कि अफगान आर्मी कई जगह बिना लड़े ही तालिबान के सामने सरेंडर कर रही है। गजनी में भी यही हुआ, कंधार और हेरात में भी यही हुआ। पहले कंधार का वीडियो देखिए। कंधार पर तालिबान के कब्जे के साथ ही अफगानी सेना मोर्चा छोड़कर भाग गई और जब तालिबानी कंधार शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने कुछ इस तरह जश्न मनाया। तालिबानियों के स्वागत के लिए हजारों की तादाद में आम अफगानी जुट गए। बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई और एक एक गाड़ियों पर सैकड़ों लोग चढ़ गए। तालिबानियों ने कांधार के गवर्नर दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया। ये वीडियो उसी दफ्तर का है। गवर्नर ऑफिस के सारे कर्मचारी पहले ही जान बचाकर भाग चुके हैं। अब यहाँ के हर कमरे पर तालिबान का राज है। यकीनन इसके साथ ही काबुल का फैसला तय हो चुका है, क्योंकि भौगोलिक और राजनीतिक दोनों रूप से गजनी और कांधार शहर अफगानिस्तान के लिए अहम रोल अदा करता है। ये शहर काबुल कांधार हाईवे पर है, इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही अफगानी हुकूमत हार मान सकती है। इसकी एक बड़ी वजह और है। अफगानिस्तान का ये बगराम एयरबेस, जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सेना और अफगानी फौज का ठिकाना हुआ करता था, अब इस पर तालिबान का कब्जा है। यहाँ रखे गए कई हेलीकॉप्टर से जुड़े साजो सामान, सब पर अब तालिबानियों की दखल है। तालिबानी लड़ाके इस एयरबेस के चप्पे चप्पे पर राज कर रहे हैं। तालिबान ने बगराम एयरबेस से ही अमेरिकी ड्रोन को भी अपने कब्जे में लिया है, जिसे अब वो अपने सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले गए हैं। ये वही ड्रोन हैं जिसके दम पर अमेरिकी सेना तालिबानियों को निशाना बनाती है। अफगानी फौज की हार का सिलसिला लगातार जारी है। हेरात भी अफगान सरकार के हाथ से निकल चुका है। हेरात में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले आम अफगानी लड़ाके भी अब सरेंडर करने लगे हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के पूर्व गवर्नर रहे इस्माइल खान भी इस वक्त तालिबान के कब्जे में हैं। वे तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। इस्माइल खान ने बिना जंग लड़े ही सरेंडर किया। तालिबान ने उन्हें हेरात के एक गेस्ट हाउस में रखा है। इनके अलावा काबुल सरकार में उप गृह मंत्री रहमान और हेरात प्रशासन के प्रमुख और जफर कोर के प्रमुख कमांडर ख्याल नबी अहमद जई, हेरात के गवर्नर अब्दुल सबूर काने और नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर सहाब सिद्दीकी भी तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं।
यकीनन तालिबानी राज की चौहद्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सेना सरेंडर करती जा रही है, चुनी हुई सरकार सिकुड़ती जा रही है। देश के पूर्वी हिस्से पर तालिबान ने पूरी पकड़ बना ली है। सवाल उठने लगे हैं कि अफगान सरकार कब तक काबुल पर नियंत्रण रख सकेगी, क्योंकि एक के बाद एक हिस्सा सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है। संभव है अफगान सरकार कभी भी तालिबान के सामने सरेंडर कर सकती है, कभी भी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। दुनिया सोच रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान को कब्जा करने में अभी कितना वक्त लगेगा, लेकिन तालिबानी उससे भी आगे की सोच रहे हैं। वो पूरा प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मंत्रिमंडल कैसा होगा। आज हम तालिबान के मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। TV9 भारतवर्ष जो एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने लेके आ रहा है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान कैबिनेट में सबसे पहला और बड़ा नाम है, यह देखें आप, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। यह वही इंसान है जो कि 2 बार चीन जा चुका है, 2019 में भी गया था और अभी अभी वांगी से मुल्क आया। अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हो सकता। वो तालिबान का सह संस्थापक भी है और अफगानिस्तान के बाहर तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा भी। अगला नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब का। मोहम्मद याकूब वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला उमर याद होगा आपको, उसामा बिन लादेन के साथ, और तालिबान का ऑपरेशन कमांडर है। याकूब की शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान के कराची में हुई, मतलब अपने मददगार मुल्क में। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार में तीसरे नंबर पर होगा हबतुल्लाह अखुंदजादा, जिसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अखुंदजादा तालिबान की राजनीति का सबसे अहम किरदार है। वो राजनीति के साथ साथ धार्मिक और सैन्य प्रमुख भी है। चौथे नंबर पर है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो वित्त मंत्री बन सकता है। तालिबान के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक याद होगा आपको। पांचवें नंबर पर है सुहेल शाहीन। सुहेल शाहीन को तालिबान सरकार में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी तालिबान न सिर्फ कब्जे का पूरा प्लान बना चुका है, बल्कि अफगानिस्तान की नई सरकार भी बना चुका है। हालांकि तालिबान के खिलाफ अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन उसमें कितनी धार बची है यह नहीं कहा जा सकता। अफगानिस्तान की एक लेडी गवर्नर ने कैसी जंग छेड़ी है, ये एक रिपोर्ट से समझिए। अफगानिस्तान में डर का माहौल है और हर गुजरते दिन के साथ लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। बंदूक और हथियारों के दम पर तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अफगान की सेना तालिबान के सामने करीब करीब घुटने टेक चुकी है। ऐसे हालात में जब कहीं उम्मीद बाकी नहीं है, तालिबान से मुकाबला करने के लिए महिलाओं की लेडी ब्रिगेड तैयार हो गई है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगान महिलाएं हाथ में हथियार लिए खड़ी हो गई। उनमें से ज्यादातर के हाथों में कलाशनिकोव राइफलें और अफगानिस्तान का झंडा है और इन्होंने तालिबानियों को रोकने और उन्हें सीधी टक्कर देने की ठानी है। महिलाओं की इसी जंगी ब्रिगेड के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है ये लेडी गवर्नर। नाम है गवर्नर सलीमा मजारी। अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रहे आतंकी तालिबान से लड़ने के लिए गवर्नर सलीमा मजारी ने अपनी एक फौज बनाई है। सलीमा मजारी ने अपने इलाके में बड़ी फौज खड़ी की है और वो अफगान नेशनल आर्मी के समर्थन में ही आगे आई है। उनका कहना है कि सरकार अकेले तालिबान से नहीं लड़ सकती, इसलिए वो अपनी सरकार और सेना के साथ खड़ी है। सलीमा मजारी चारंकित जिले की महिला गवर्नर है, जिनसे लोहा लेना तालिबान के लिए आसान नहीं है। वो किस तरह अपनी फौज को मजबूत कर रही है, इसकी वानगी इन तस्वीरों से देखने को मिल रही है। वैसे मजारी की सेना में सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, आम अफगानी मर्द भी हैं और इनके दम पर ही वो तालिबान से लड़ने का मादा रखती है। वो अपने लड़ाकों के साथ खुद मोर्चे पर जाती है, रणनीति बनाती है और जंग के लिए निर्देश भी देती है।
सलीमा की सेना में शामिल होने के लिए लोग जमीन और मवेशी बेचकर हथियार खरीद रहे हैं और फिर जंग में शामिल हो रहे हैं। मजारी हाजरा समुदाय से आती है और समुदाय के ज्यादातर लोग शिया हैं, जिन्हें सुन्नी मुसलमानों वाला तालिबान बिल्कुल पसंद नहीं करता। तालिबान और इस्लामिक स्टेट के लड़ाके उन्हें निशाना बनाते हैं, लिहाजा तालिबान को हराने का भी यही एक रास्ता है। आम अफगानी का विरोध, जिसका नेतृत्व सलीमा मजारी कर रही है। सलीमा मजारी की हिम्मत की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका तक तालिबान से भयभीत है। यहां तक कि अमेरिका ने तालिबान से गुहार लगाई है कि अगर वो राजधानी काबुल पर कब्जा कर लेते हैं तो उसके दूतावास को बख्श दें और उन पर हमला न करें। ये हालात बताते हैं कि जो भारतीय अभी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनके लिए संकट कितना बड़ा है। यही भारत सरकार के लिए भी बड़ी फिक्र है कि कैसे सभी भारतीयों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। और अब बात जश्न आजादी की। इस 15 अगस्त देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, इसीलिए ऐतिहासिक जश्न की तैयारियां पूरी हैं। हिंदुस्तान का जोश हाई है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी, लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह पर होगी। इसीलिए तैयारियों को फाइनल चेक करने के लिए पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल। प्रधानमंत्री कैसे आएंगे, कैसे सलामी दी जाएगी, दर्शक दीर्घा में लोग कैसे बैठेंगे, हर चीज की रिहर्सल की गई। यूं तो यह हर स्वतंत्रता दिवस से पहले होता है, लेकिन इस बार हर इंतजाम एक नए लेवल पर किया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी। बिना इजाजत लाल किले और आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि इस जश्न में नापाक साजिशों का जहर घोलने की तैयारी है। पूरा देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, इसलिए जश्न भी भव्य हो रहा है। लेकिन देश के दुश्मन इस जश्न में खलल डालने के सारे मंसूबे पाले बैठे। ऐसे में वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, इसलिए इस बार लाल किले पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह तस्वीरें लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल की है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी हर छोटी बड़ी तैयारियों को फाइनल तौर पर परखा गया है। उनमें से ही एक है ये पेंटिंग्स। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और शहीद आजम भगत सिंह की पेंटिंग जहां बनी है, वो संबोधन देते वक्त प्रधानमंत्री के ठीक सामने होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेंटिंग्स किस चीज पर बनाई गई है? ये है विशालकाय कंटेनर, जिन्हें पहली बार लाल किले पर लगाया गया है। ये कंटेनर लाल किले की नई सुरक्षा दीवार है, क्योंकि इस बार खतरा भी बड़ा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक पुलिस की वर्दी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, लाल किले में घुस सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठन किसानों को बरगलाकर फिर उपद्रव की साजिश रच रहे हैं। इस तरीके से पिछली बार हुआ था 26 जनवरी के मौके पर। इस बार क्या कोई विशेष इंतजाम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने किया? देखिए, व्यापक पुलिस बंदोबस्त है, उचित व्यवस्था की गई है और ये बंदोबस्त तमाम चुनौतियां और तमाम इनपुट्स को मद्देनजर इसको किया गया है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 6 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। जैश ए मोहम्मद भी दिल्ली में आईडी ब्लास्ट की साजिश को रच रहा है। आतंकी संगठन दिल्ली को ड्रोन से टारगेट करने की नापाक कोशिश में भी लगे हैं। इन तमाम खतरों को देखते हुए लाल किले की सुरक्षा को अभेद बना दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 लेयर सिक्योरिटी है। 35,000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। गेट नंबर 1 को बड़े बड़े कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया है। लाल किले के अंदर 4 एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए गए हैं। लाल किले के आसपास करीब 2 दर्जन पॉइंट्स पर एनएसजी टीम और चांदनी चौक के करीब 300 रूफटॉप पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे।
लेकिन इस संबोधन के साथ साथ ही आतंकी अलर्ट भी इस बार जारी किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए लाल किले के आसपास सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी करने की अगर कोशिश करता है तो तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपुल के साथ विजेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है और सतर्कता का ही नतीजा है कि दिल्ली में हथियारों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 पिस्टल, 55 कारतूस बरामद किए। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि हथियार किसी गिरोह को सप्लाई होने थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को हथियारों के साथ दबोच लिया। स्वतंत्रता दिवस से ऐन पहले दिल्ली में हथियारों की खेप का पकड़ा जाना एक और पुलिस की कामयाबी है तो दूसरी ओर फिक्र बढ़ाने वाली भी है, क्योंकि आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न जितना सरहद पार बैठे दुश्मन मुल्कों को चुभ रहा है, उतना ही देश के अंदर मौजूद उनके हमदर्दों को, खासतौर पर कश्मीर में जहां लोकतंत्र की मजबूती होती जड़ों की वजह से आतंक के आकाओं की बौखलाहट बढ़ गई। इसीलिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बुज़दिली दिखाई। कहीं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की तो कहीं आम लोगों पर बारूद बरसाया, एक मासूम तक को मार डाला। मेरे बच्चे को बताओ, बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका। घायल हालत में स्ट्रेचर पर पड़े बीजेपी के नेता जसबीर सिंह की बेबसी देखी। ये बच्चे को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। आतंकी हमले में मासूम की मौत हो गई। सर, मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। गुरुवार की शाम जम्मू के राजौरी में ग्रेनेड से हमला किया गया। निशाने पर थे राजौरी के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह। तब घर में पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था जब एक ग्रेनेड आकर गिरा और जसबीर सिंह समेत 5 लोग घायल हो गए। जब आया तो एक धमाका, मैं खाना खा, सब बैठे थे परिवार, और वेंटिलेटर पर है और उसके पूरे शरीर वगैरह जो टुकड़े लगे हैं, लड़के की टांग टूट गई है। दरअसल धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर से जिस तरह से आतंक का सफाया हो रहा है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर हुआ हमला उसी तिलमिलाहट को दिखाता है। उसी दिन दोपहर कायर आतंकियों ने कुलगाम में बीएसएफ के काफिले को भी निशाना बनाया और आम नागरिकों के घर में जा छिपे। लेकिन इसके बाद आतंकियों से भीषण मुठभेड़ शुरू हुई, जो रात भर चली, और इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जो पाकिस्तान का नागरिक निकला है। मारे गए पाकिस्तानी आतंकी का नाम उस्मान था, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। सुरक्षा बलों को इस आतंकी की 6 महीने से तलाश थी। 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले इनपुट जनरल रहता है और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए। क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था, तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। बीएसएफ के काफिले पर फायरिंग करके कायर आतंकी इसी मकान में आ छिपे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर लिया। लेकिन आतंकी रुक रुक कर लगातार फायरिंग करते रहे। इसीलिए आतंकियों के सफाई के लिए एक नया हथियार इस्तेमाल किया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस खास गाड़ी के जरिए सुरक्षा बल उस घर के बेहद करीब पहुंचे जहां वो छिपे हुए थे। इसे इंटरवेंशन व्हीकल कहा जाता है। यह बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। इस पर हैंड ग्रेनेड से हमले का भी कोई असर नहीं होता। इसके अंदर 3 सैनिक बैठते हैं और बिना किसी नुकसान के ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। खास बात यह कि इससे मकान की दूसरी मंजिल में छिपे आतंकियों तक भी पहुंचा जा सकता है। इस मुठभेड़ में खास गाड़ी भी आतंकियों का सफाया करने में बहुत मददगार साबित हुई। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 और मैगजीन के साथ एक RPG लॉन्चर और 2 RPG ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। के पास AK-47 था, RPG-7 का लॉन्चर भी मिला है और सेल भी मिला है। ये शो करता है कि बहुत बड़ा हादसा करना था, लेकिन उसमें हम लोग को सक्सेस मिला है। उस्मान जो बहुत खतरनाक LET का टेररिस्ट पाकिस्तानी है, इसको मार गिराने में हम लोग कामयाब हुए हैं।
15 अगस्त को आजादी के पर्व में खलल डालने के लिए पाकिस्तान ने सारे घोड़े खोल रखे हैं, लेकिन हिंदुस्तान भी आतंक से निपटने के लिए नए तेवर के साथ तैयार है। और ये नया तेवर है बिना जान गंवाए आतंकी को जिंदा ना छोड़ने का। और अब फिक्र उस राजनीति की जिसमें अपनी सुविधा के हिसाब से बयान दिए जाते हैं। भारत का कानून कहता है कि आप रेप विक्टिम बच्ची की पहचान को जाहिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दिल्ली में दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची के केस में ऐसा कर दिया। और जब ट्विटर ने उन पर कार्रवाई की तो राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता दिया। राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया उसका शीर्षक है ट्विटर्स डेंजरस गेम, यानी ट्विटर का खतरनाक खेल। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. अपना अकाउंट ब्लॉक किए जाने से नाराज राहुल गांधी ने ट्विटर पर भेदभाव के भी आरोप लगाए। But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद उसके परिवार से मुलाकात की और ट्विटर पर इसकी तस्वीर को साझा कर दिया। इसके बाद ट्विटर ने भारतीय कानून और अपनी पॉलिसी का हवाला देते हुए राहुल का अकाउंट लॉक कर दिया था। याद कीजिए कि इसी ट्विटर पर पिछले दिनों जब सरकार नियमों को न मानने का आरोप लगा रही थी, तब यह कहा जाता था कि सरकार बोलने की आजादी पर रोक लगा रही है। और अब जबकि आपत्तिजनक पोस्ट पर ट्विटर ने कार्रवाई कर दी, तब यह कहा जा रहा है कि ट्विटर सरकार के दबाव में काम कर रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। अगर हम न्याय की गुहार लगाते हैं तो आप जबरन ट्विटर पे प्रभाव डाल के हमारे अकाउंट ब्लॉक कराते हैं। अब आप हमें धमकी दे रहे हैं, आप इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दीजिएगा। आप कितने ही अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए, न्याय की बात तो इस देश को सुननी ही पड़ेगी, न्याय की बात तो ये देश सुनेगा ही। राहुल गांधी जी, अपना गिरेबान झांकिए, अपने अपराध को समझिए। वो बेटी के प्रति भी देश का कानून, उस मां के प्रति भी देश का कानून उसको संरक्षण देता है। और अपनी गलती पर देश के लोकतंत्र और देश की आजादी को बदनाम करना, ये आपका असली चेहरा दिखाता है। इस बीच एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखकर कहा कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर भारतीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। एनसीपीसीआर का कहना है कि पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के पोस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी भी दिख रहे हैं। इस बीच जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने ट्विटर इंडिया, राहुल गांधी और शशि थरूर को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने से मनाही उस केस में है जब विक्टिम जीवित हो। मृत विक्टिम के मामले में यह तर्क लागू नहीं होता। तो क्या माना जाए, नियम क्या क्या कहता है? बच्चे की आइडेंटिटी पे तो और भी इम्पोर्टेंट रेमिफिकेशंस होती है, पर मैं उनकी बात से पूरी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 376A और सेक्शन 6 पोक्सो हैं कानून में, और अनलेस उसमें एक्सेप्शन कार्व किया जाए, आप ये नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना ठीक बात होगी। उनकी फैमिली की तो प्राइवेसी है, उनकी फैमिली को तो थ्रेट हो सकती है, उनकी फैमिली को लाइफ की भी थ्रेट हो सकती है, उनकी फैमिली को और उनके विटनेसेस को थ्रेट हो सकती है, प्लस फैमिली शायद आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहे। यहां आपके लिए 2 कानूनों के बारे में जानना जरूरी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 74 कहती है कि पीड़ित बच्ची की पहचान किसी भी सूरत में जाहिर नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 23 में लिखा है कि बच्ची का नाम, उसका पता, फोटोग्राफ, परिवार से जुड़ी जानकारी, स्कूल, पड़ोस या कोई भी ऐसी बात पीड़ित की पहचान हो, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि देश का कानून समझना और उसका पालन करना बहुत जरूरी है। और जो लोग अपने करोड़ों फॉलोअर्स की परवाह करते हैं, उन्हें तो देश के कानून की फिक्र जरूर करनी चाहिए। इस बीच ट्विटर के मामले में आपको एक अपडेट दे दें। ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष महेश्वरी को उनके पद से हटाकर अमेरिका भेजने का फरमान सुना दिया गया। अब फिक्र बाढ़ की। यूपी बिहार में कई जगहों पर अब की बार बाढ़ के जो तेवर दिख रहे हैं, वो ज्यादातर लोग पहली बार देख रहे हैं। गंगा का पानी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, बह रहा है और दर्जन भर शहर, सैकड़ों गांव और लाखों लोग परेशानी झेल रहे हैं। सैलाब का ऐसा मंजर कि सांसें अटक जाए। तस्वीरें प्रयागराज की हैं। सड़कों पर नाव के सहारे जिंदगी को समेटने की कवायद चल रही है। लोगों ने घरों की छत पर शरण ले रखी है। इंतजार है तो बस पानी के चले जाने का। हम क्या बताएं, बच्चा हमारा 2 दिन से भूखा था। पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कुछ आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, कोई हमें पूछता तक नहीं है हमें यहाँ पे आके, क्या आप फंसे हैं यहाँ पे, आप क्या खा रहे बच्चे के साथ, क्या पी रहे, कैसे जिंदा हैं। गलियों में इतना पानी है कि इंसान डूब जाए। नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें इतनी ज्यादा हैं कि सब्र का बांध टूट ही जाता है। हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है। नाव से आ रहे हैं दूध लेने, 1 मंजिला पानी डूब गया हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए, खाना पीने के लिए परेशान है। पानी भी होगा? पानी हाँ, आज थोड़ा सा रुका हुआ है, डेली बढ़ रहा था, आज सुबह से बढ़ नहीं रहा है, घटा हुआ। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गाजीपुर में एरियल सर्वे किया। वाराणसी में पानी से ऐसा हाहाकार पहले कब दिखा था याद नहीं आता। गंगा यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सड़कों पर नाव चल रही है। एक जगह से दूसरी जगह तक पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है। कहीं कुछ नहीं मिला है, सब अपने अपने मुंह देख के दे रहे हैं लोग। हाँ, क्यों के 4-4 पेटी 5-5 पेटी अब हम आपको वाराणसी की ही दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दाह संस्कार के लिए रखी गई सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। किसी ने सोचा ना था कि मणिकर्णिका घाट पर ऐसी दिक्कत आएगी। परेशानी तो इस समय सर बहुत हो रही है, और गंगा माँ का कृपा से इतना तेज पानी बढ़ रहा है, तो इसलिए सबको परेशानी हो रही है। सबको आने जाने के लिए नाव उपलब्ध है। खाने पीने का खुद से रहना पड़ता है, इसमें कोई प्रशासन का कोई मदद चल नहीं रहा है इस समय। अब आपको बिहार की राजधानी पटना लेकर चलते हैं। गंगा ने उफान मारा तो कमर तक पानी बहने लगा। इस वक्त हम मौजूद हैं एलसीटी घाट पर, और यहाँ जितनी आबादी बसी है इस तरह की, वो सब डूब चुकी है। सुरक्षा दीवार के बाहर जब गंगा का पानी पहुँचा है, उसके बाद से लोग, ये जो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, पूरे घाट के किनारे तक, उन सारे घरों में इस तरह से पानी है। आमतौर पर ये गरीब लोग हैं, जो कुछ बच सकता है, ये खिड़की, दरवाजे और घर के साजो सामान, क्या है सब इसमें, कपड़ा, बर्तन, जो कुछ है, जो सब बच सकता है वो बचा के लेके जा रहे हैं। ये क्या टूट गया या तोड़ के ले जा रहे हैं? टूट गया है, पानी में सड़ के। तो खिड़की और दरवाजे, और इस तरह से देखिए जो ऊंचे ऊंचे मकान हैं, उनके छतों पर लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन ये झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो सड़क पे जा रहे हैं। सड़क पे अब इनका आशियाना होगा। कुछ दिन पहले तक ये अपने घर के बाहर चौकी लगाकर उस पर तो जरूर रह रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब कोई आसरा नहीं है। घर बचे नहीं, बचे हैं तो सिर्फ बिखरे आशियाने के निशान, जिन्हें दुखी मन से लोग समेट रहे हैं। यही स्थान है, यही बचा रहे आओ। जैसे रहने की व्यवस्था नहीं है, तब अपना व्यवस्था रोड पर करेंगे। आओ रोड पर ठेला पर बाल बच्चा के लेकर सोता है, तरह की व्यवस्था दे ना, कहाँ रहती पनिया में। बची है तो गरीबों की वो आस जो उन्हें सरकार से है। बिना बुलाए जिंदगी भर का दर्द बनकर ये जो पानी आया है, आखिर कब उतरेगा, और उतरेगा तो कौन से दिन दिखाएगा। और अब फटाफट खबरें। गुजरात में हो रहे इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने
कबाड़ गाड़ियों को नष्ट करने की पॉलिसी की लॉन्च। नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी में अनफिट गाड़ियों को किया जाएगा स्क्रैप। गाड़ी के मालिक को नई गाड़ी लेने पर नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स में भी मिलेगी छूट। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। इशारों में ही पाकिस्तान और चीन को दिया सख्त संदेश, कहा जो भी हम पर बुरी नजर डाले उसे मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है देश। कश्मीर घाटी में छाया स्वतंत्रता दिवस का उल्लास। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली बार लगाई बधाइयों वाली होर्डिंग्स। लाल चौक के अलावा सोमवार के 15 अगस्त के परेड स्थल के आसपास लगी होर्डिंग्स। अब उत्कृष्ट सांसदों को भी दिया जाएगा पुरस्कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय समूह की बैठक में दी जानकारी। एक लोकसभा की अवधि में 2 बार आयोजित होंगे कार्यक्रम। 2018 से 2020 तक के लिए इसी साल दिए जाएंगे पुरस्कार। तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाए 3 रुपए टैक्स। ऊंची कीमत के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। राज्य सरकार के फैसले से लोगों को मिलेगी राहत। देश में कई जगहों पर 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। देश में एंटी कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगले महीने थोड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि देश में ही मैन्युफैक्चर की गई सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन सितंबर में लॉन्च हो सकती है। हाल ही में भारत के ड्रग रेगुलेटर के सामने एक डोजियर सबमिट कर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। स्पुतनिक लाइट की कीमत 750 रुपए रहने का अनुमान है। पुणे की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देश का पहला ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर तैयार किया है। इसको एक बार चार्ज करने पर 40 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इस ड्राइवरलेस कार में 6 लोग सफर कर सकते हैं। फिलहाल इसे एयरपोर्ट, गोल्फ क्लब जैसी जगहों पर इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। जल्द ही आपको हाईवे पर टोल प्लाजा नहीं दिखेंगे। दरअसल सरकार टोल वसूली के लिए प्लाजा की जगह जीपीएस ट्रैकिंग वाला सिस्टम लागू करेगी, यानी टोल की रकम गाड़ियों पर लगी जीपीएस इमेजिंग के हिसाब से वसूल की जाने लगेगी। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इसके लिए अगले 3 महीने में नई पॉलिसी लाई जाएगी। देश इनके लिए देसी खजूर या देसी घी टाइप का है। फायदे देखकर पूरा इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी आ जाए फिर देखिए, तिरंगे फिल्टर ऐप डाउनलोड करके फुल फिल्टर्ड फेस बुक कर लेते हैं। 2 दिन की एक्सपायरी रखकर सैल्यूट वाली डीपी इंस्टेंट बनाकर इंस्टा कर देते हैं। रेड लाइट पर तिरंगा बेचते बचपन से खरीद कर पीक सड़क पर थूक कर कार के डैशबोर्ड पर भी देश प्रेम सजा लेते हैं। समय के साथ रफ्तार मिलाते हैं। अगले दिन सड़क पर पड़े झंडे को देखकर भी कार सिग्नल तोड़ भगाते हैं। टैक्स बचाने चुराने का हर मुमकिन जतन करते हैं। थोड़ा सा टैक्स भरकर देशभक्ति का छोटा रिचार्ज जरूर कराते हैं। और कोई देख रहा हो तो राष्ट्रगान के वक्त खड़े भी हो जाते हैं। बाकी तो जो है सो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।